नमस्कार मित्रों, वन वे क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हिंदी की कक्षा जो हमारी चल रही है उसमें आज हम समास का अध्ययन करेंगे। समास कितने प्रकार के हैं और उनको पहचानने का तरीका क्या क्या है और उसके कुछ उदाहरण भी हम देखेंगे, क्योंकि भविष्य में जो परीक्षाएं आपकी होनी हो, चाहे एसआई की, यूपीएसआई की जो वैकेंसी आई है वो है, पेट की होनी है वो है, सहायक अध्यापक की वैकेंसी है, इसके अलावा टेट, सुपर टेट और जो सी-टेट का एग्ज़ाम होता है, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा होती है, ठीक है, या फिर जो है और भी एक दिवसीय जो परीक्षाएं हैं वहाँ पर हिंदी से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। हिंदी एक तरीके से पढ़ना अनिवार्य हो गया है, ठीक है, और उसमें जो है समाज से भी हर साल 2 से 4 प्रश्न आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। तो उनको पहचानने की रीति क्या है, उनको किस प्रकार से हम विभाजित करते हैं, किस प्रकार से उसका अध्ययन करते हैं, उसको किस प्रकार से समझ लें कि हमको जो है रटने की आवश्यकता ना पड़े, उसको समझ अपनी अगर उसके लिए हम विकसित कर लें तो वो सारी चीज़ें हो जाएं, जिससे हमारे आगे जो एग्ज़ाम होने हैं वो अच्छे से हम उसमें जो है अपना जो है योगदान दे सकें और उस परीक्षा को हम पास कर सकें, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं कि समास क्या है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि समास किसे कहते हैं। ठीक, समास जो है 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो सार्थक शब्द बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को ही क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं। समास की संख्या जो है बहुत सी किताबों में 4 मिलती है, बहुत सी किताबों में 6 मिलती है। तो हम यहाँ पर समास को 6 भागों में विभाजित करके उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा जो पहला समास है, अव्ययी भाव समास। ठीक, अव्ययी भाव समास को हम कैसे पहचानेंगे, उसका तरीका क्या है। ठीक, आप रटते हैं, रटिए मत बैठ के, उसको पढ़ने का जो तरीका है उसको देखिए कि कैसे किस तरीके से पढ़ें, कहीं से उसको कनेक्ट करिए, किसी से भी उसको आधार बनाकर पढ़िए, उसको रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, जैसा कि नाम से ही पता है अव्ययी भाव, तो इसमें प्रथम पद जो होता है, जो पहला पद होता है, 2 पद होते हैं। एक तो जो पूर्व का पद होता है, जैसे मान लीजिए यथाशक्ति अगर लिखा है, यथाशक्ति, ठीक, तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। ठीक, तो जो पहला पद इसका होता है वो अव्यय होता है और यही प्रधान होता है। अव्यय उसको कहते हैं जिसका व्यय ना हो। ठीक, अगर यथा देखें तो उसका व्यय नहीं होगा, व्यय का मतलब उसके और सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अव्यय का मतलब होता है कि उसके सार्थक खंड ना हो, उसका व्यय ना हो। तो जो इसका प्रथम पद होगा वो अव्यय होगा और वही प्रधान होगा। ठीक है, प्रथम पद अव्यय होगा और वही प्रधान होगा। जैसे यथाशक्ति, यथासंभव, यथा समय, यथावत। तो जहां पर भी यथा शब्द आपको मिल जाए वो कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव होगा, क्योंकि यथा अव्यय है। दूसरी पहचान क्या है इसकी, इसका प्रथम पद जो होगा वो ज्यादातर उपसर्ग आपको मिलेगा। ठीक है ना, ज्यादातर उपसर्ग मिलेगा। कौन कौन से उपसर्ग, दीर्घ आ मिलेगा, प्रति, नी, उप, बे, भर, इस प्रकार के आपके उपसर्ग, जो उपसर्गों से जो शब्द बनते हैं उसको भी हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। जैसे आ जन्म, तो यहाँ पर आ उपसर्ग लगा है जिसका व्यय नहीं होगा। ठीक, अव्यय है वो। आमरण, प्रतिदिन, प्रतिक्रिया, भर पेट, ये सारे शब्द उपसर्ग से मिलकर बन रहे हैं। उपसर्ग जो है उन्हीं से जो शब्द बन रहे हैं उसको हम अव्ययी भाव कहते हैं। उपाध्याय, अनुरूप, भरसक, प्रतिफल, इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि उपसर्गों से निर्मित होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत उनको देखा जाता है। और जहां पर अव्यय जुड़ा हो वो अव्ययी भाव समास होता है। तीसरी चीज है कि जहां पर 2 संज्ञाएं, ठीक, 2 संज्ञाएं आए और उनकी क्रम के अनुसार उनका आवृत्ति हो। ठीक, वो एक साथ जो है उनकी आवृत्ति हो। ठीक, संज्ञाओं की आवृत्ति अगर जहां पर होती है, एक ही संज्ञा की आवृत्ति अगर हो तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे धीरे धीरे, हाथों हाथ, साथ साथ, गांव गांव, गली गली, घर घर, इस तरह से देखते हैं कि जो संज्ञा है धीरे, इसकी आवृत्ति एक बार और हो रही है, धीरे धीरे, हाथों हाथ, साथ साथ, गांव गांव, गली गली, घर घर,
ठीक है ना। तो जहां पर संज्ञाओं की आवृत्ति हो, जहां पर उपसर्ग से मिलकर कोई शब्द बने और जहां पे प्रथम पद अव्यय हो, वो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। रटने की जरूरत ही नहीं, समझिए उसको, ठीक है। रटेंगे तो कितना रटेंगे आप, रटते रटते आप 2 3 4 साल लगा देंगे। वैकेंसी अभी है आपकी, तो रटिए मत उसको, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं तत्पुरुष समास। इसका उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब जो बाद वाला पद होता है, पहले वाले को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे वाले को उत्तर पद कहते हैं। तो इसका उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है। वहाँ कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर जो शेष कारक बचते हैं, कर्म से लेके अधिकरण तक, इनका जो है वहां पर आपको लोप मिलेगा। जब उसको तोड़ेंगे तो वहां पर कारक चिन्ह हमको मिलेगा, तो वहां पर कौन सा समास हो जाएगा? आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक। जैसे उदाहरण देखते हैं, अगर कर्म तत्पुरुष का हम उदाहरण देखते हैं, जहां पर कर्म कारक चिन्ह का प्रयोग होगा, स्वर्ग प्राप्त, ठीक। तो इसको हम तोड़ते हैं, तो स्वर्ग को प्राप्त, तो को किसका है? कर्म कारक का है। ये को किसका है? कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को। इसी प्रकार से करण तत्पुरुष का जब तोड़ देखते हैं उदाहरण, तो भयाकुल, भय से आकुल, ठीक, भय से आकुल। इसके बाद संप्रदान का चिन्ह क्या है? के लिए, ठीक। तो विद्यालय जो तोड़ते हैं, तो विद्या के लिए आलय, आलय मतलब घर, तो विद्या के लिए जो घर है वो के लिए किसका है? संप्रदान कारक का है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। अब फिर अपादान तत्पुरुष देख लेते हैं। धनहीन, धन से हीन। यहाँ अपादान और करण में एक अंतर स्पष्ट कर लीजिए। जो अपादान का चिन्ह है वो अलगाव की स्थिति को दिखाता है, ठीक, अलगाव की स्थिति को दिखाता है। तो यहाँ धन से हीन मतलब धन से वो अलग हो गया है, धन से हीन है, ठीक। तो यहाँ पर भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। संबंध कारक के चिन्ह क्या है? का, के, री, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये सब क्या है? संबंध कारक के हैं। तो सेनापति, सेना का पति, का किसका है? संबंध कारक का, ठीक। संबंध कारक का चिन्ह क्या है? का, तो का क्या हो जाएगा? सेनापति। इसी प्रकार से अधिकरण में पर, ठीक। तो गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, घर में प्रवेश, ठीक। तो जहां पर में चिन्ह छिपा होगा वहां पर क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। इसी प्रकार हम कुछ और उदाहरण देख लेते हैं इसको। जैसे गगनचुंबी, तो गगनचुंबी में बताइए क्या कौन सा होगा तत्पुरुष? यहाँ पर कर्म तत्पुरुष होगा, ठीक। क्योंकि जब उसको तोड़ेंगे तो गगन को चूमने वाली, ग्रामगत, ग्राम को जाने वाला, ग्रामगत, ग्राम को गया, को, रेखांकित, रेखा से अंकित, ठीक, रेखा से अंकित, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, के लिए आ रहा है कारक चिन्ह, हथकड़ी, ठीक, पथ भ्रष्ट, गुणहीन, गुण से हीन, राजपुत्र, राजा का पुत्र, लोकप्रिय, शोकमग्न, ये सब जो है कौन से समास हैं? तत्पुरुष समास हैं, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाइए और समझिए इसको, क्योंकि एग्जाम में अगर समझे रहेंगे तो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप उसको समझ के, उसको तोड़ के कि कौन सा कारक है, कि अव्यय लगा है, कि संख्यावाची है, क्या है, तो उससे आप समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा समास है। इसके बाद हम देख लेते हैं तीसरा समास हमारा कर्मधारय समास, ठीक। कर्मधारय समास की क्या विशेषता है कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब जो बाद वाला पद होता है वो प्रधान होता है, ठीक। और उसके बाद जो है इसके दोनों पदों के मध्य जो है विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध स्थापित होता है। या तो विशेषण विशेष का संबंध होगा या तो वहां पर उपमेय उपमान का संबंध होगा। अब विशेषण विशेष का संबंध भी 4 तरीके से होता है। उसी के आधार पर इसको 4 भागों में और बांटा जाता है कि विशेषण पूर्व पद, मतलब जहां पहला पद विशेषण हो, विशेष से पूर्व पद जहां पर उसका पहला पद विशेष से हो, विशेषणो भय पद जहां पर दोनों पद विशेषण हो, और विशेष्यो भय पद जहां पर उसका दोनों पद जो है विशेष्य हो, ठीक।
तो इस प्रकार से जो है जहां पर विशेषण विशेष से संबंध मिले या फिर उपमेय उपमान का संबंध मिले तो वहां पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अब जैसे विशेषण विशेष को पहले समझ लेते हैं। नील गाय, ठीक, एक शब्द है आपके पास नील गाय, तो यहां पर जो है गाय क्या है, ठीक, गाय विशेष्य है। इसकी विशेषता कौन बतला रहा है, नील, अर्थात नीली गाय, नीला कलर है, नीला रंग है, तो गाय किस कलर की है, नीले रंग की है, तो गाय की विशेषता क्या है, नीला होना। तो यहां पर जो है विशेषण विशेष ये विशेषता बतला रहा है, नीला जो है गाय की विशेषता बतला रहा है, इसलिए विशेषण विशेष से संबंध हो जाएगा। इसी प्रकार से महात्मा, महान आत्मा, ठीक, आत्मा कैसी है, महान, उसकी विशेषता क्या है, महान होना। पीतांबर, ठीक, पीतांबर, अंबर मतलब अंबर जो है वो पीला है, अंबर पीला है। परम ईश्वर, परमेश्वर, ईश्वर कैसा है, परम है, यहां विशेषता बतलाई जा रही है। काली मिर्च, मिर्च कैसी है, काले रंग की है, काली है वो, ठीक, तो मिर्च की विशेषता क्या है, काला होना, इसीलिए काली मिर्च में क्या हो जाएगा, कर्मधारय। परमानंद, आनंद कैसा है, जो आनंद प्राप्त हो रहा है उसकी विशेषता क्या है, परम है वो, परमानंद, ठीक। इसी प्रकार से खड़ी बोली, बोली किस प्रकार की है, बोली की विशेषता क्या है, खड़ी होना, खड़ी बोली है वो। महाजन, जन कैसे हैं, महान हैं, वो कितना मरा है, अध मरा है, आधा मरा हुआ है, पूरा नहीं मरा है। घर कैसा है, घर की विशेषता क्या है, गोल होना, गोला घर। लाल मणि, मणि किस कलर की, मणि किस रंग की है, लाल रंग की है। बुद्धि कैसी है, धर्म बुद्धि है, ठीक। तो इस प्रकार से जहां पर भी विशेषण विशेष से संबंध स्थापित हो पदों में, वहां पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। इसके बाद उपमेय उपमान का संबंध देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि उपमेय किसको कहते हैं और उपमान किसको कहते हैं। तो जिससे किसी पद की उपमा दी जाए वहां पर क्या होगा, उपमान होगा। जिससे किसी पद की, किसी की उपमा दी जाए, जिससे किसी की उपमा दी जाए, ठीक, और जिसकी उपमा दी जाए वो उपमेय होगा, ठीक। जैसे घनश्याम, ठीक, तो घन, घन की उपमा किस दी जा रही है, श्याम को, ठीक है ना। घन जो है, घन की उपमा दी जा रही है श्याम को कि घन के समान श्याम, घन के समान श्याम है। तो यहां पर उपमेय उपमान इसी प्रकार से। चरण कमल, चरण के समान कमल। मुख चंद्र, मुख के समान चंद्रमा। नर के समान सिंह, कनक के समान लता, वज्र के समान देह। तो इस प्रकार से जहां पर उपमेय उपमान का संबंध स्थापित होता है, जहां पर आप शब्द तोड़ेंगे तो के समान, के जैसा, के तरह, ठीक, कनक की तरह लता, वज्र की तरह देह, तो इस तरह का जब शब्द आएगा वहां पर तो कर्मधारय समास होगा। अब जो इसका विभाजन है विशेषण विशेष के आधार पर, उसको हम देख लेते हैं कि पहला विभाजन क्या है, विशेषण पूर्व पद, दूसरा है विशेष पूर्व पद, तीसरा है विशेषणोभय पद और चौथा है विशेष्योभय पद, ठीक, ये 4 विभाजन है। अब विशेषण पूर्व पद, अब ये विभाजन इसलिए भी जान लीजिए क्योंकि आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं वो काफी डीपली पूछे जा रहे हैं, ठीक। पहले क्या था, पहले आदमी थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देख लेता था, उसका काम हो जाता था, लेकिन आज जो है वो काफी अंदर से प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। तो विशेषण पूर्व पद मतलब जिसका पूर्व पद विशेषण हो। तो नील गाय, गाय क्या है, विशेष्य है। नील क्या है, नीला क्या है, वो विशेषण है, नीली गाय। परमेश्वर, पीतांबर, इसी प्रकार से। तो इन तीनों शब्दों का जो पहला पद है वो विशेषण है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, विशेषण पूर्व पद, ठीक। इसी प्रकार से विशेष्य पूर्व पद धर्म बुद्धि, ठीक। धर्म बुद्धि में धर्म जो है संज्ञा है और बुद्धि जो है उसकी विशेषता बतला रही है। विंध्य पर्वत, ठीक, विंध्य पर्वत, विंध्य संज्ञा है, पर्वत की क्या विशेषता है, विंध्य की क्या विशेषता है, वो एक प्रकार का पर्वत है। तो विंध्य यहाँ पर विशेष हो जाएगा और पर्वत उसकी विशेषता है, ठीक। अब विशेषणोभय मतलब दोनों पद विशेषण हो। नील पीत, शीतोष्ण, शीत और उष्ण, लाल पीला, ठीक, दोनों पद विशेषण है यहाँ। सुनी अनसुनी, भला बुरा, ये दोनों पद क्या है, विशेषण है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा विशेषणोभय पद। अब इसके बाद विशेष्योभय पद, ठीक। आम्र वृक्ष, यहाँ पर
प्रथम पद जो है जहां पर विशेष्य होगा वो क्या हो जाएगा आपका विशेष्योभय पद। और ये सारे विभाजन किसके प्रकार हैं, कर्मधारय समास के, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है कर्मधारय समास में जहां विशेषण विशेष संबंध हो और उपमेय उपमान का संबंध हो वहां पर कर्मधारय समास होगा। तो हम आगे की चर्चा देख लेते हैं कि आगे जो है अब देख लेते हैं तीसरा समास जो है वो हमारा द्वंद्व समास है, ठीक है ना। तीसरा समास कौन सा है, द्वंद्व समास है। इस समास की पहचान क्या है कि जहां पर दोनों पद प्रधान हो, ठीक, पहली चीज क्या है कि जहां पर दोनों पद प्रधान हो तथा उनके बीच में और या ये दो प्रकार के योजक अगर आते हैं, और आता है या आता है, तो वहां पर क्या होता है हमारा द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, तो माता और पिता, राजा प्रजा, राजा और प्रजा, सुख दुख, ठीक, सुख और दुख, ठंडा और गर्म, अन्न और जल, दिन और रात, या फिर इसको कह सकते हैं ठंडा या गर्म, अन्न या जल, दिन या रात। इस प्रकार से चाहे या लगा के या और लगा के इसको जो है स्पष्ट किया जाता है और इसके दोनों पद क्या हैं, प्रधान होते हैं। अब इसके बाद चौथा जो समास है हमारा पांचवा समास है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, द्विगु समास। उसको क्या कहते हैं, कौन सा समास है, द्विगु समास। और इसका जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। पूर्व पद क्या होगा इसका, संख्यावाची होगा, ठीक है ना। इसका पूर्व पद जो है वो संख्यावाची होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं सप्त सिंधु, ठीक, अर्थात 7 सिंधुओं का समूह। सिंधु मतलब होता है नदी, ठीक, नदी का पर्यायवाची है सिंधु। तो जो है सप्त सिंधु का मतलब होता है 7 सिंधुओं का समूह। तो 7 यहाँ संख्या लग गई है इसलिए क्या हो जाएगा, ये द्विगु समास हो जाएगा। इसी प्रकार से त्रिलोक, यहाँ 3 लगा है, 3 लोकों का समाहार जहाँ होता है उसको त्रिलोक कहते हैं। चौराहा, 4 राहों का समूह, 4 संख्या है, ठीक। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, 3 संख्या है। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। तो इस प्रकार से जहां जिसका पूर्व पद संख्यावाची होगा, जिसका पूर्व पद संख्या को बताएगा, वहां पर क्या होगा, हमारा द्विगु समास होगा, ठीक। अब इसके बाद हम छठे समास को देख लेते हैं, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में जो पद आते हैं हमारे समास के आए पदों के स्थान पर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। जो पद दोनों आते हैं तो उनके स्थान पर उन पदों से स्पष्ट ना होकर उसका अर्थ किसी तीसरे अर्थ को वो बताता है, ठीक। इसमें तृतीय पद की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, तृतीय पद की। जैसे अगर हम कह रहे हैं लंबोदर, ठीक, तो लंबोदर का तृतीय पद क्या होता है कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबा है उदर जिसका अर्थात किसके लिए कहा गया है, ये गणेश जी के लिए कहा गया है। तो यहाँ तृतीय पद प्रधान हो रहा है, गणेश प्रधान हो रहा है, ना कि लंबा है उदर, ठीक। लंबा और उदर प्रधान नहीं हो रहा है, उससे एक तृतीय अर्थ निकल रहा है, तीसरा अर्थ निकल रहा है गणेश, ठीक। इसी प्रकार से चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, ठीक, 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु भगवान, विष्णु, ठीक। पंकज, पंक मतलब क्या होता है, कीचड़ होता है, पंक मतलब कीचड़ होता है, और जा मतलब उत्पन्न होने वाला। तो पंक में पैदा हो जो उसको क्या कहते हैं, कमल। तो पंकज से तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है, कमल। इसी प्रकार से चौलड़ी, 4 हैं लड़ियां जिसमें, ठीक। अब यहाँ चौलड़ी में 4 संख्या आ रही है लेकिन ये तीसरे अर्थ को बता रहा है, इसीलिए ये द्विग समास ना होके क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। इसलिए याद रखिएगा कि द्विग में कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलेगा लेकिन बहुब्रीहि में उसका तीसरा अर्थ भी निकलेगा। तो अगर तीसरा अर्थ निकल रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार से चौलड़ी, 4 हैं लड़ियां जिसमें अर्थात माला, ठीक है। उसके बाद त्रिनेत्र, यहां भी संख्या है लेकिन 3 है नेत्र जिसके, किसको कहा जाता है, 3 है नेत्र जिसके किसको कहा जाता है, शिव को कहा जाता है, ठीक। इसी प्रकार से नीलकंठ, नीलकंठ, कंठ मतलब गला, नील, नीला है कंठ जिसका, ठीक, नीला है कंठ जिसका अर्थात कंठ किसका नीला है, शंकर जी का, शिव का, ठीक। तो यहां पर देख रहे हैं हम कि जो हमारा समास है,
सामासिक पद का जब हम उसका तोड़ते हैं तो उसका एक तृतीय अर्थ निकलता है, तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। इसके 4 भेद बताए गए हैं, ठीक है। लेकिन उसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा भ्रमित करने वाला है वो है व्यतिहार बहुब्रीहि है, ठीक है। व्यतिहार बहुब्रीहि है, इसकी पहचान क्या है कि जहाँ पर घात प्रतिघात सूचित हो, जैसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक। तो घात प्रतिघात जहाँ सूचित होगा, ठीक, क्रिया प्रतिक्रिया जहाँ सूचित होगी वहाँ पर बहुब्रीहि अर्थात व्यतिहार बहुब्रीहि होगा। जैसे मुक्का मुक्की, कहा सुनी, मारा मारी, लाठा लाठी, बाता बाती, खींचा तानी इत्यादि इस प्रकार के सब जहाँ पर भी आपको क्रिया प्रतिक्रिया की सूचना मिले, घात प्रतिघात की सूचना मिलेगी, जो शब्द उसको सूचित करेगा, व्यंजित करेगा घात प्रतिघात को, वहाँ पर व्यतिहार बहुब्रीहि अर्थात बहुब्रीहि। क्योंकि अगर ऑप्शन में व्यतिहार नहीं देता है तो बहुब्रीहि रहेगा, तो उसको आप टिक करिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो 6 समास हैं उनका किस प्रकार से विभाजन किया गया है, उनकी पहचान कैसे है, उनके एग्जाम्पल कैसे हैं। इनको अच्छे से आप नोट्स बनाइए और अच्छे से अध्ययन करते रहिए, क्योंकि आने वाली सारी परीक्षाओं में, चाहे वो एसआई की परीक्षा हो, चाहे वो पेट का एग्ज़ाम हो, चाहे जूनियर अध्यापक भर्ती जो आई है उससे, यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और किसी भी प्रकार के शंका की आपको जो भी शंका होगी उसका सारा समाधान यहाँ हो जाए, किसी प्रकार की शंका आपकी शेष नहीं बचेगी, ठीक है ना। तो इसका अध्ययन करते रहिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।